चलिए, स्वागत है आप लोगों का टारगेट सोनी यूट्यूब फैमिली में। जो बिहार शिक्षक बहाली के लिए हम लोग का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाई चल रही थी, उस क्रम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है चंपारण सत्याग्रह लेकर आया हूँ। तो चंपारण सत्याग्रह जो था वह बिहार से संबंधित था, इसलिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते हैं हम लोग चंपारण सत्याग्रह के बारे में कि चंपारण में क्या समस्या थी। चंपारण में जो समस्या थी उसका नाम है तीन कठिया प्रणाली। तीन कठिया प्रणाली, ठीक है। अब ये तीन कठिया प्रणाली क्या थी समझिए। वहां के किसानों से जो बगान मालिक थे वो अनुबंधन करा लिए थे और उस अनुबंधन में साइन करा लिए थे कि प्रत्येक किसान उसके पास जितनी जमीन होगी उसमें प्रत्येक 20 कट्ठे पे 3 कट्ठा खेत पे नील की खेती करेगा। क्या करेगा? नील की खेती करेगा। नील की खेती करेगा। 20 कट्ठे में 3 कट्ठे पे नील की खेती करेगा। क्लियर है? अब नील की खोज पहले तो बढ़िया था, पहले तो क्या हुआ, प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन नील की खोज जर्मनी में हो गई। जर्मनी में केमिकल से नील बनाया जाने लगा, केमिकल से। अब खेती करोगे आप केमिकल से, जैसे मान लो कि आप गाय पालन कर रहे हो, उससे दूध निकाल रहे हो, तो एक लिमिट है ना। और हमको केमिकल से बनाना तो जितना मन करेगा उतना बना देंगे, चूना डालेंगे, यूरिया डालेंगे, बना के तैयार कर दिए। और जो किसान होगा वो उसका फाइट कर सकता है, केमिकल वाले का नहीं कर पाएगा। तो 3 कट्ठे पे खेती तो कर रहे थे सब, लेकिन जो नील बगान मालिक थे वो कहते थे कितना नील हुआ, इतना हुआ, तो एकदम रेट इतना कम करते कि लागत भी नहीं आ रहा था। दूसरा क्या समस्या था कि अगर किसी भी खेत पे आप नील की खेती कर दोगे तो वह ऊसर हो जाएगा। ऊसर का मतलब क्या होता है? उसकी उर्वरक क्षमता खत्म हो जाएगी। उसके बाद से लगभग 42 प्रकार के कर अप्लाई कर दिए थे। किसके ऊपर? किसानों के ऊपर, चंपारण में। और बहुत ही ज्यादा शोषण हो रहा था। महात्मा गांधी लखनऊ में पहुंचे थे तो उस अधिवेशन में पहुंच गए कौन? चंपारण के एक संपन्न किसान जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल जी। राजकुमार शुक्ल जी इसके पहले भी कई बार अंग्रेजों से लोहा लिए थे, कई बार जेल में गए थे, कई बार लाठी खाए थे, लेकिन उनकी समस्या कोई सुन नहीं रहा था। तब वो पहुंचे कहाँ? लखनऊ, और गांधी जी से मिले। गांधी जी से मिलने में गांधी जी बोले कि ठीक है आप जाइए, कांग्रेस में हम ये बात रखेंगे और आपकी समस्या सुनी जाएगी। वो बोले नहीं, कांग्रेस से हमको मतलब नहीं, हमको आपसे मतलब, आपको आना होगा। गांधी जी अपने पुस्तक में लिखते हैं कि वह दुबला पतला किसान आ करके और हठ में बैठ गया कि नहीं आपको चलना ही है। तब गांधी जी बोले कि भाई हम पूरे भारत का दौरा कर रहे हैं, उसी क्रम में हमको 7 अप्रैल 1917 को कहाँ जाना है? कलकत्ता। तो हम उधर से आ जाएंगे। कहा जाता है कि कलकत्ता गांधी जी पहुंचे, उसके पहले राजकुमार शुक्ल जी पहुंच चुके थे। गांधी जी वहां देखे, बोले कि अरे प्रभु चलिए हम आ रहे हैं। बोले नहीं, साथ में लेके चलेंगे। और साथ में 10 अप्रैल को पटना आ गए वो लोग। पटना में आने के बाद राजेंद्र बाबू से भेंट हुआ, पहली बार मुलाकात हुई। राजकुमार शुक्ल जी वहां से चंपारण चले गए सारी व्यवस्था ठीक करने के लिए, और महात्मा गांधी वहां से मुजफ्फरपुर चले गए, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय में बच्चों को संबोधित करने। विद्यार्थी बहुत खुश हुए और वहां के जो प्रिंसिपल थे उनका नाम था आचार्य JB कृपलानी। उनसे भेंट हुआ महात्मा गांधी का, वो भी बहुत प्रभावित हुए। सभी लोग, ब्रजभूषण जी बहुत वरिष्ठ वकील थे पटना के, JB कृपलानी जी, राजेंद्र बाबू, सब लोग पहुंचे कहाँ? 15 अप्रैल को ये चंपारण में। वहां का DM नोटिस जारी कर दिया कि यहाँ पे 24 घंटे में गांधी चंपारण छोड़ दें। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण दोनों उस समय एक था, लेकिन गांधी जी मानने वाले थे नहीं। गए, किसानों से भेंट किए, शुक्ला जी जैसे बहुत किसान उनके साथ हो लिए। अगले दिन वो जाकर के धरना में बैठ जाते हैं कहाँ? DM ऑफिस के सामने। चूंकि महात्मा गांधी को 1916 में केसर हिंद की उपाधि दी जा चुकी थी, और केसर हिंद की उपाधि बहुत बड़ी उपाधि थी, इसलिए कलेक्टर वहां पे उनको हाथ नहीं लगा पा रहा था। राज्यपाल को लेटर लिखा। जो गवर्नर थे बिहार के, वह फ्रैंक रुकाई की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी है, और उस कमेटी के सदस्य महात्मा गांधी भी थे। फिर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कहा कि 3 कठिया प्रणाली जो है वो क्या होना चाहिए? रद्द होना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। और 3 कठिया प्रणाली रद्द हो गई। और रद्द ही नहीं हुई, जो टैक्स वसूला गया था गलत तरीके से, उसका 35% वापस भी हुआ। 35% क्या कर दिया गया? वापस कराया गया। ये गांधी जी की बहुत बड़ी सफलता थी। और इस तरीके से गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के बाद पूरे पटल पे छा गए।
यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ पे हुआ, बिहार में हुआ। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, जो बात सत्य है उसके लिए आग्रह करना आपसे कि आप हमको दे दो, ये कहलाता है सत्याग्रह। अब जैसे ही यहाँ से फेमस हो गए, उनके गांव, उनके राज्य, मतलब गुजरात से मैसेज आने लगा, खबर आने लगा कि भाई यहाँ पे ही प्रॉब्लम है, आप आइए। तो वहाँ जाते हैं और खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। उसके बारे में अगला बताते हैं, तब तक इसको नोट करें। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ठीक है, अब देखिए इसी बीच बीच में आपको गवर्नर जनरल के बारे में हम बताते चलेंगे। तो चलिए 2 गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम खेड़ा पे आते हैं। तो गवर्नर का नाम नोट कर लीजिए। एक है लीटन, लॉर्ड लीटन। कब से कब तक रहे थे? 1876 से 1880 तक रहे थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जितने गवर्नर जनरल को अगर हम बता रहे हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था? 76 में ये आए और आते ही ये एक बिल पास किए, जिसका नाम क्या था? टाइटल अधिनियम। अब ये टाइटल अधिनियम के तहत क्या दिया जाता था? तो ये टाइटल अधिनियम जो था वो रॉयल था। रॉयल मतलब राजघरानों लोगों को दिया जाएगा, रॉयल टाइटल अधिनियम। और कब? 1876 में ही। और 1876 में टाइटल अधिनियम पारित करके और ब्रिटेन की जो महारानी थी, महारानी, उनको एक उपाधि दे दिया। कौन सा उपाधि? केसर ए हिंद। तो क्वेश्चन पूछा जाता है केसर ए हिंद की उपाधि महारानी को कब मिली थी? 1876 में। कौन गवर्नर जनरल था? लॉर्ड लीटन था। और दूसरी बार किसी को मिली थी? वो महात्मा गांधी को मिली थी। ठीक है ना, याद रखिएगा, अभी बताया आपको। अब ये महारानी को दे दिया केसर ए हिंद। उसके बाद से दिल्ली दरबार का आयोजन करा दिया। दिल्ली दरबार का आयोजन कराया। कौन कराया? लॉर्ड लीटन। और एक बार कब होगा? 1911 में होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1911 में जब हुआ था तो कौन वायसराय था भारत का? 1911 में हुआ था तो कौन था? अच्छा, पिछले वीडियो में ही पूछे थे हम, कमेंट कोई नहीं कर रहा है। आते हो तुम लोग, गुड इवनिंग बोल के निकल जाते हो। आपको बताइए हमको कौन किया था, कौन वायसराय था 1911 में। ठीक है, तो दिल्ली दरबार का आयोजन कर दिया। अब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था कि यह आर्म्स एक्ट लाया है, आर्म्स एक्ट। और इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत कहा कि भारतवासी मतलब बंदूक नहीं रखेंगे। आर्म्स एक्ट के तहत क्या किया? भारतवासी बंदूक नहीं रखेंगे, कड़ा प्रतिबंध लगा दिया। और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो था उसको कहते हैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अब समझिए वर्नाक्यूलर का मतलब क्या होता है? देसी होता है। क्या होता है? देसी होता है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहने का मतलब ये था कि इस अधिनियम के तहत जितने देसी प्रेस थे उनके साथ भेदभाव किया गया। अर्थात कहा गया कि आज के बाद, मतलब कब ये कहा गया? 1878 में। आज के बाद कोई भी लोकल लैंग्वेज में अगर प्रेस पत्रिका कोई भी निकालता है और अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कुछ भी लिखता है, उसकी बुराई, आलोचना, कुछ भी, तो उसको क्या कर देंगे? हम बंद कर देंगे। कहा जाता है कि लॉर्ड लीटन बुलाया था एक बार। एक पत्रिका निकलती थी पंजाब में, वैसे बहुत पत्रिका निकलती थी, इसका नाम था अमृत बाजार पत्रिका। और ये किस भाषा में निकलती थी? बंगाली भाषा में। तो वहाँ के जो हेड थे, उनके जो हेड थे, जिनका नाम था शिशिर कुमार घोष, यहाँ लिख लेते हैं अमृत बाजार पत्रिका। ये क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार, कौन निकालता था? शिशिर कुमार घोष। और इनके भाई थे, उनका नाम क्या था? मोतीलाल घोष। ये दोनों लोग पत्रिका निकालते थे। उनको बुलाया और बुला करके ये कहा कि आप आलोचना जो कर रहे हो मत करो, जो हम कर रहे हैं वो करो, आपका प्रेस चल उठेगा, वो पैसा ही कमाना है ना। कहा था शिशिर कुमार घोष बात नहीं माने और बोले कि पूरे भारत में एक समाचार पत्र तो ऐसा होना चाहिए ना जो मतलब सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। और उसी का दंड इनको मिला।
ये अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में निकाली जाती थी? बंगाली में, बंगाली में। और उसी का परिणाम ये हुआ कि कहा गया कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत कहा गया कि अंग्रेजी भाषा को छोड़कर, अंग्रेजी भाषा में जितनी पत्रिका हैं उनको छोड़ करके जितनी देसी भाषा में पत्रिका हैं, अगर कोई भी आलोचना किया तो उसको उसी रात पुलिस को अधिकार था कि बंद कर दे जा करके। लेकिन शिशिर कुमार घोष भी कहाँ कम थे। कहा जाता है कि रातों रात चेंज करवा लिए लैंग्वेज, बंगाली से कहाँ आ गए अंग्रेजी में। आप सोचो आज करना हो तो बहुत टफ हो जाएगा, अंग्रेजी राइटर लाओ, सब ट्रांसलेट करो, सारा कुछ, और कर लिए रातों रात। अगले दिन पत्रिका निकलती है अमृत बाजार पत्रिका, तुरंत जाना पड़ना अंग्रेजी में, अंग्रेजी में आ गया तो बंद ही नहीं कर सकते। तो मेन फोकस किस पे किया गया था? वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत अमृत बाजार पत्रिका पर। और उसके साथ था एक और पत्रिका जिसका नाम था सोम प्रकाश। क्या नाम था? सोम प्रकाश। ये भी पूछा जाता है। अब ये कौन निकालते थे? तो ये निकालते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नाम तो सुने ही होंगे आप लोग, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये पत्रिका निकालते थे सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश जो पत्रिका थी वो संस्कृत में आती थी, संस्कृत में, तो इसको बैन कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था वो बहुत ही, मतलब कहा जाए तो बहुत निंदनीय काम था ये, जिसको आकर के अगला जो आएंगे वायसराय जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, वो इसको खत्म करेंगे। तो लॉर्ड लिटन के बारे में इतना था, नोट कर लीजिए, उसके बाद लॉर्ड रिपन को बताते हैं। ठीक है, नोट कर लिए, चलिए। अच्छा, ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो था ना, इसको गला घोंटू अधिनियम कहा जाता था। क्या कहता है? गला घोंटू। गला घोंटू का मतलब क्या है? अगर पत्रिका से क्या होता है, बोला जाता है, राइट टू स्पीक है, तो उसके जैसे ही बोलो गला दबा दिया जाएगा, मत बोलना है अब। ठीक है, तो ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट क्या था? गला घोंटू अधिनियम था, उसको कहते हैं। अब उसके बाद 80 में जब लॉर्ड लिटन चला आता है, तो उसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन। लिटन के बाद कौन आ गए? रिपन। चलिए देख लेते हैं उनको भी। ये क्या किए? भारत के सबसे उदारवादी और सुधारवादी व्यक्ति थे। कौन? लॉर्ड रिपन। 1880 से लेकर के और 84 तक रहे, 1880 से 1884 तक रहे। इनको उदारवादी और सुधारवादी वायसराय कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है, उदारवादी सुधारवादी किसको? लॉर्ड रिपन को। कहा जाता है कि इतना अच्छा व्यक्ति थे कि 1984 में जब ये यहाँ से जाने लगे, इनको हटाया गया, जाने लगे, हटाया गया, महाभियोग लगा दिया गया, जाने लगे, तो कहा था पहली बार बंदरगाह पे छोड़ने के लिए भारतीय रोते हुए गए थे। कितने अच्छे व्यक्ति रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या क्या काम किए? ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म कर दिए। वर्नाक्युलर जो प्रेस एक्ट था उसको रद्द कर दिए, बोले कि ये सही नहीं है। 1881 में पहली बार वैज्ञानिक आधारित जनगणना कराए। क्या कराए? जनगणना कराए। 1971 में पहली बार जनगणना स्टार्ट हुआ था, लेकिन रैंडम हो गया था। अच्छा, डंडीला गांव में कितने होंगे तो इतने होंगे, सिवान जिले में कितने होंगे इतने होंगे, बिहार में कितने होंगे इतने होंगे, इस तरीके से। तो 1881 में वैज्ञानिक आधारित पहली बार जनगणना करवाए। कौन? लॉर्ड रिपन करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। अस्थायी स्वशासन के क्या माने जाते हैं? जनक माने जाते हैं। पहली बार इन्होंने स्टार्ट किया कि स्थानीय शासन होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए प्रशासन में। ठीक है, उसके बाद से 1881 में वैज्ञानिक जनगणना के लिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। स्थानीय स्वशासन के जनक मानते हैं और भारत के उद्धारक इनको कहा जाता है। भारत के उद्धारक की संज्ञा दी गई है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, तो ये था लॉर्ड रिपन के बारे में। अब थोड़ा सा जान लेते हैं, ये इसी में बताया था लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो लॉर्ड कर्जन जो थे उनके बारे में सबसे चीज क्या है? 1899 में आते हैं लॉर्ड कर्जन, यहाँ लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है ना। लॉर्ड कर्जन कब आते हैं? 1899 में, और 1905 तक रहते हैं। इनका सबसे बड़ा काम क्या था? बंगाल का विभाजन करना। बंगाल का विभाजन इन्होंने किया था। इन्हीं का स्टेटमेंट था कि कांग्रेस लड़खड़ाते हुए मर रही है और मरते हुए देखना मुझे खुशी की बात होगी। लेकिन इन्होंने कुछ अच्छा भी काम किया था। वो अच्छा काम क्या था कि 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन कर दिया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कब? 1902 में विश्वविद्यालय
विद्यालय आयोग का गठन किया और 1904 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और इस रिपोर्ट के तहत भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू हो गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कौन लाया? तो लाए थे लॉर्ड कर्जन। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? 1904 में यह क्या पुरातात्विक विभाग की स्थापना किया। पुरातात्विक विभाग की स्थापना यही करवाता है। ठीक है, पुरातात्विक विभाग की स्थापना यही करवाता है। सबसे कम उम्र का वायसराय था। कितने वर्ष में बना था? 39 वर्ष में। 39 वर्ष की आयु में लॉर्ड कर्जन बन गया था। तो 3 ये वायसराय को देख लिए हम, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। आगे जैसे जैसे वायसराय इंपॉर्टेंट आते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। अगली वीडियो हम लोग देखेंगे खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर, और कल ही हम लोग देख लेंगे रॉलेट एक्ट प्लस जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद स्टार्ट होगा हम लोग का सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।